हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। आपने पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी से लेके काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी। और अभी एक जैसे गवर्नमेंट ड्राफ्ट बिल भी ला रही है कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की सोच रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना चाहिए, इसकी ट्रेडिंग को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर सरकार अभी ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। बट मोस्ट प्रोबेबली तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि हम इसको बैन करना चाहते हैं। अब सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करना क्यों चाहती है, ये हम देखते हैं इससे कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में है क्या और इसके क्या ऐसे एस्पेक्ट हैं जो सरकार को कंसर्निंग लगते हैं और जिससे ये लगता है कि इसको बैन करने की बेहद ज़रूरत है। चाइना ने पहले ही इसको बैन कर दिया है, बट जापान ने इसको लीगलाइज कर दिया। तो दुनिया भर में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया, जैसे कि चाइना, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लीगलाइज किया, जैसे कि जापान। हालांकि चाइना ने सिर्फ बिटकॉइन और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उनको बैन किया है, जबकि उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड उनकी गवर्नमेंट की जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लॉन्च किया है। तो ये देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट का मतलब है कि वो कोई फिजिकल करेंसी नहीं है। जैसे आप और मैं नोट यूज करते हैं, जैसे 2000 का नोट है हमारे पास, 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, तो वो क्या है? वो एक फिजिकल एसेट है। जो हमारे हाथ में कागज है उसकी वैल्यू है। हम किसी भी दुकान पे अगर वो कागज दिखाएंगे, 10 रुपए का नोट दिखाएंगे, तो वो उस 10 रुपए के नोट के इक्विवेलेंट जो भी चीज होगी उतनी कीमत की, वो हमें वो चीज दुकानदार दे देगा। तो वो फिजिकल एसेट है। अब फिजिकल एसेट के क्या एस्पेक्ट होते हैं कि एक तो हम उसे स्टोर करके रखते हैं फिजिकल एसेट को, कि हमारे पर्स में 10 रुपए के इतने नोट हैं, 1000 रुपए के इतने नोट है, 2000 के इतने नोट हैं। तो वो फिजिकल एसेट हमारे पास स्टोर्ड है। दूसरा ये कि आपका पर्स मान लो चोरी हो जाता है, तो वो फिजिकल एसेट जो आपका फिजिकल करेंसी है वो भी चोरी हो गई। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो थेफ्ट के जो केसेस हैं वो फिजिकल एसेट में ज्यादा रहते हैं, चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये जो डिजिटल एसेट है, डिजिटल एसेट क्या है? आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको फील नहीं कर सकते। तो डिजिटल एसेट एज सच कोई रियल एसेट नहीं है। मतलब कि आप ना तो उसे देख सकते हो ना छू सकते हो, बस वो है। ये है कि आपके अकाउंट में सपोज करो आप नेट बैंकिंग यूज करते हो। नेट बैंकिंग में हमारे अकाउंट में बैलेंस दिखाया जाता है। सपोज कि आपके अकाउंट में 2000 रुपए हैं, तो वो बैलेंस दिखाया जाएगा कि INR 2000 रुपीज आर प्रेजेंटली इन योर बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो वो डिजिटली शो कर रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट वो है, इतना हमें पता है। बट हाँ, ATMs पे जाके, बैंक में जाके हम उसको फिजिकल करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी प्योरली डिजिटल एसेट है, आप इसका कोई फिजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। तो इन केस आपके पास सपोज कोई क्रिप्टो करेंसी है लाइक बिटकॉइन, तो वो है कि आपके पास वो करेंसी है, बट उसकी कोई फिजिकल वो नहीं है, फिजिकल रूप नहीं है उसका, कि मतलब कोई कोई कॉइन नहीं, कोई कॉइन नहीं है उसका। सपोज कि 1 रुपए का कॉइन होता है, 2 रुपए का कॉइन होता है, ना कोई नोट है उसका। तो उसका कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक डिजिटल एसेट है, उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप देख नहीं सकते। फिर दूसरा है कि इट इज डिजाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑब्वियसली यार देखो, मनी जो भी होता है, जो भी हम पैसा यूज करते हैं, वो अल्टीमेटली क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने क्यों रखा है? कि आप अगर दुकानदार हो या आप कोई भी सर्विस या गुड सप्लाई कर रहे हो, तो आप उसके एक्सचेंज में मुझसे पैसा लोगे, उस पैसे से आप कुछ और चीज खरीदोगे। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने इसलिए बनाया है कि आपकी जो जरूरत है, हो सकता है सपोज कि आप कोई गुड बेच रहे हो और आपको जरूरत है चावल की। आप मान लो शूज बेच रहे हो, लेदर के शूज बेच रहे हो, बट आपको जरूरत है चावल की। अब अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता मनी के तौर पे, सपोज कि बार्टर सिस्टम जो पहले चला करता था वही होता, तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल बेचने हैं और जिसको जूते की ही जरूरत है, जिसको शूज की ही जरूरत है। तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जब आपकी नीड्स कोइंसाइड होंगी, जब आप ट्रेड कर पाओगे। बट आप खुद देखो यार, ऐसा बंदा ढूंढने में कितनी मेहनत लगेगी, दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, पर हो सकता है ना भी मिले। तो बड़ा एक कम्बरसम सिस्टम है। तो इसलिए मनी की इन्वेंशन हुई एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भाई आप एक स्टैंडर्ड करेंसी है, स्टैंडर्ड यूनिट है। आप किसी भी गुड या सर्विस के बदले वो स्टैंडर्ड यूनिट दे दो, बंदे को जो जरूरत होगी वो इन टर्न वो मनी दे के उस चीज को खरीद लेगा।
तो इस मनी से कोई भी अपनी जरूरत को पूरी कर सकता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल एसेट है और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज होता है। कई कंपनियां आजकल पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसीज में भी एक्सेप्ट करने लगी हैं, हालांकि इंडिया में नहीं है ऐसा। यूएसए, यूरोप में कई कंपनियां क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने लग चुकी हैं कि भाई आप हमें 2 बिटकॉइन दे दो, 3 बिटकॉइन दे दो और आपको जो चाहिए वो लेके चले जाओ। जितना भी उसका रेट है, जो डॉलर में उसका रेट है या यूरो में उसका रेट है, उस हिसाब से आपको गुड्स या सर्विस डिलीवर हो जाएंगी। तो आज लगभग 1300 क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हो चुकी हैं, जिसमें जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, रिपल हो गया। जैसे स्लाइड के बॉटम में आप देख सकते हो बीच में बिटकॉइन दिखा रखा है। हालांकि ऐसा कोई रियल कॉइन नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबोलिज्म है कि आप नेट पे सर्च करोगे तो बिटकॉइन को ऐसे कॉइन दिखाया जाता है, बट ऐसा कोई फिजिकल एसेट है नहीं इसका, बस एक डिजिटल एसेट है वो। ये सिर्फ एक सिंबल है उसका कि हाँ भाई बिटकॉइन आपके पास। ऐसी और करेंसी इथीरियम है, रिपल है, कई तरह की करेंसी है और आज के टाइम पे लगभग 1300 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर हैं और जो ट्रेड हो रही हैं। तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट है जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है। 2010 में एक पिज्जा के लिए, पिज्जा आपको पता है कितने का होता है, मैक्सिमम 500 600 1000 का हो जाता होगा पिज्जा, है ना। तो एक पिज्जा के लिए 2010 में 10,000 बिटकॉइंस का ट्रेड करना पड़ता था। जो इसकी वैल्यू 2010 में थी उस हिसाब से 10,000 बिटकॉइन का ट्रेड करने पर आपको 2 पिज्जा मिलते, सॉरी एक नहीं 2 पिज्जा मिलते थे। आज अगर आपके पास वही 10,000 बिटकॉइन हैं तो आप अनुमान लगा लो आज बिटकॉइन की वैल्यू 38 लाख रुपीज है। इन इंडियन रुपीज 38 लाख कितना होता है। 2016 में अगर डीमोनेटाइजेशन से पहले की मैं बात करूं तो बिटकॉइन की वैल्यू उस टाइम पे 45,000 टू 50,000 थी। 45,000 से 50,000 जब वो डिमोनेटाइजेशन हुई तो लोगों ने अपना जितना भी ब्लैक मनी कह सकते हैं या कोई भी अनअकाउंटेड इनकम उनके पास थी तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर दी। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि डिमोनेटाइजेशन के 3 महीने बाद वो 45,000 का बिटकॉइन 6 लाख रुपए का हो गया था। और वही बिटकॉइन आज जाके 38 लाख रुपीज का है। आप सोचो आपके पास अगर एक बिटकॉइन होता उस टाइम पे तो आज आप लखपति हो जाते हैं ना। तो इसकी वैल्यू बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और दूसरा ये बता दें कि इसकी वैल्यू बढ़ती क्यों है। जैसे कि हमने देखा जो सेंट्रल एजेंसी जैसे आरबीआई है, कोई करेंसी सप्लाई आपने मनी सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी कि जब डिमांड होती है पब्लिक की, पैसा कम होता है मार्केट में लेकिन डिमांड ज्यादा होती है, तो आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है सिक्योरिटी परचेज करके। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है आरबीआई और उसके बदले में जो इंडियन करेंसी है वो मार्केट में रिलीज कर देता है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड के इक्विवेलेंट आ जाती है। पर क्रिप्टो करेंसी सोली मार्केट के बेस पे चलती है, फ्री मार्केट के बेस पे, इस पे सेंट्रल एजेंसी का कोई रोल नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी टिपिकली यूज डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, इस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, जैसा कि हमारी फिएट करेंसी जो होती है जिसपे आरबीआई का कंट्रोल होता है। तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है ये। तो इसकी जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती है। अब डीमोनेटाइजेशन के बाद इसकी डिमांड बढ़ गई तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी बढ़ गई। और दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, इसकी एक लिमिट है। इसकी लिमिट है कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो सकते हैं। और वो अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है कि वो 2140 तक सारे जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि शायद इसकी वैल्यू स्टेगनेंट हो सकती है या गिरने लग सकती है या फिर वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ ट्रेड के तौर पे रह जाएगी, बट इसकी वैल्यू या अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो सकते हैं। और बिटकॉइन जनरेट या क्रिप्टो करेंसी जनरेट होने का तरीका होता है बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। माइनिंग एक टर्म है, आप सर्च करोगे तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल टर्म्स में। माइनिंग एक टर्म है जिससे क्या होता है कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती हैं। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिलेटेड होती हैं आपका जो डिसेंट्रलाइज लेजर है। लेजर मतलब जो एक डेटाबेस है जहाँ पे ट्रांजैक्शन आपके प्लेस हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बिटकॉइन खरीदा है, मेरे से पहले 10 बंदों ने उसकी ट्रेडिंग कर रखी है, तो मेरे को अगर बिटकॉइन खरीदना है तो मैं उस लेजर के अंदर मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। और मेरी लेजर में एंट्री के लिए वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जरूरी हैं।
और वो जो कंपनियां वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती हैं हाईली सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, बहुत हाई कैलकुलेशन यूज होती हैं। तो जब वो माइनिंग करती हैं कंपनियां, उस हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जब ये शुरुआत हुई थी बिटकॉइन की, तो माइनिंग मतलब 10 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी, पर आज उन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व होने में महीनों लग जाते हैं। तो ये जो है कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं दिन भर दिन, और उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करते ही आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे उस टाइम पे 50 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता था, आप अगर प्रॉब्लम सोल्व कर दोगे आज के टाइम पे आपको 12.5 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। तो ये टिपिकली डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इस पे किसी भी बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल नहीं है या किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी की 3 कैरेक्टरिस्टिक आपने देखे कि एक ये डिजिटल एसेट है, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज होता है कि आपको कार खरीदनी है, आप इतने बिटकॉइन हमें दे दो, आप कार ले जाओ, जस्ट एज अ मनी जैसे यूज होता है वैसे ही ये भी यूज होता है। फिर होता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कि मतलब इसमें ना तो कोई गवर्नमेंट का रोल है, ना किसी बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल है। कल को इसकी वैल्यू आज 38 लाख है, कल को 2 रुपए पे आके गिर जाती है, तो आपका लॉस है, आप किसी को इसके लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। और यही एक मेन कंसर्न है गवर्नमेंट का, कि भाई इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल को मार्केट क्रैश कर जाए, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्रैश कर जाए, आज आपने लाखों इन्वेस्ट करके बिटकॉइन परचेज किया है, कल को ये लाख का रेट 2 रुपए पे आके गिर जाएगा, आप तो लुट जाओगे। इसलिए गवर्नमेंट कंसर्निंग है कि भाई देखा देखी में मत चलो, ये देखो कि ये कितनी फ्रेजाइल है क्रिप्टो करेंसी, ये कभी भी क्रैश कर सकती है। अब जेन लेंस की एक पीएचडी मतलब स्कॉलर हैं, अब साइंटिस्ट हैं जो क्रिप्टो करेंसीज की स्टडी करते हैं यूएसए में, तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखने, जो भी करेंसी या जो भी एंटिटी इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करेगी वो एज अ क्रिप्टो करेंसी देखी जाएगी। पहली क्या है, द सिस्टम डज नॉट रिक्वायर ए सेंट्रल अथॉरिटी। जैसा कि मैंने बताया कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटी है, इसको चलाने के लिए किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। मेरे पास बिटकॉइन है, आपके पास बिटकॉइन है, या आपको मुझसे बिटकॉइन चाहिए तो मैं आपको बिटकॉइन सप्लाई कर दूंगा, आप मुझे उस हिसाब से पैसे दे दोगे। नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे होती है, मुझे आपको पैसे भेजने हैं, मैं क्या करूंगा, एसबीआई की साइट पे जाऊंगा, ऑनलाइन साइट पे जाऊंगा, नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, वो जो ट्रांजैक्शन मैं करूंगा वो पहले बैंक में जाएगी, बैंक का सिस्टम उसे प्रोसेस करेगा, फिर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होके आएगी, है ना। तो ये क्या हुआ, ये रूट हुई बैंक के थ्रू, मतलब सीधा आपके पास नहीं गई है, पहले बैंक में गई, बैंक ने सैंक्शन करी है, फिर आपके पास आई है। बट बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको भेजूंगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगी बिना किसी भी मीडियम के थ्रू, बैंक में नहीं जाएगी, गवर्नमेंट एंटिटी में नहीं जाएगी, सीधा आपके पास आएगी। तो दिस डज नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट इज मेंटेन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस। आपका और मेरा कंसेंसस है, आपके और मुझ में ट्रेड हुआ है, आपकी और मेरा एग्रीमेंट हुआ है, इसमें किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का रोल नहीं है। द सिस्टम कीप्स एन ओवरव्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स एंड देयर ओनरशिप। अब ये सिस्टम जो है वो एक लेजर सिस्टम, लेजर सिस्टम का मतलब है जैसे कि आपने देखा होगा, हम रिकॉर्ड रखने के लिए क्या रजिस्टर बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं कि हाँ भाई ये रिकॉर्ड है। बैंक के नेट बैंकिंग में आपने देखा होगा मिनी स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं कि भाई आज की तारीख पे आपका इतना डेबिट हुआ है, आज की तारीख पे इतना क्रेडिट हुआ है। ऐसे ही इनका भी सिस्टम है कि मैंने जो आपको ट्रांजैक्शन की है बिटकॉइन की, आप पहले बिटकॉइन नहीं था आपके पास, बट आप खरीदना चाहते हो, मैंने आपको बिटकॉइन सप्लाई किया, मैंने ट्रांजैक्शन की है, बिटकॉइन आपको दिया है, तो वो एक लेजर सिस्टम, सिस्टम के अंदर जाके उसका एक ब्लॉक बन जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है, ए पर्सन के द्वारा, ए ने 2 बिटकॉइन बी को दिए हैं, बी ने 2 बिटकॉइन ए से परचेज किए हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये नोट हो जाएगी उस सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम होता है, वो सिस्टम भी डिजिटल होता है, कोई फिजिकल सिस्टम नहीं है, वो डिजिटल सिस्टम होता है, उसमें आपकी एंट्री मतलब एंट्री हो जाएगी आपकी कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन प्लेस हुई है। तो द सिस्टम कीप्स एन ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब है कि वो रिकॉर्ड रखता है आपकी हर ट्रांजैक्शन का। आपके पास अब बिटकॉइन है, आप एक ओनर हो, तो उस सिस्टम में आपकी मतलब एंट्री है कि हाँ भाई इस बंदे के पास बिटकॉइन है और इसने किससे लिया, ये भी उस सिस्टम में है। तो द सिस्टम डिफाइंस वेदर न्यू क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स कैन बी क्रिएटेड। अब क्या होता है, जैसे कि बिटकॉइन का मैंने बताया कि अभी तक लिमिटेड है कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट हो सकते हैं, अभी तक ऐसा ही है। पर हाँ,
कि वो जो सिस्टम है वो ये डिफाइन कर सकता है कि भाई नई क्रिप्टो करेंसीज भी आ सकती है, पर उसके जो सर्कमस्टांसिस होंगे या उसका जो प्रोसीजर होगा वो फिर उस सिस्टम के द्वारा ही बताया जाएगा। जो भी कंपनी, लाइक कंपनीज फ्लोट करती हैं क्रिप्टो करेंसीज को, तो वो कंपनियां बताएंगे कि हाँ भाई अगर और भी जनरेट होंगे तो किस सर्कमस्टांसिस के अंदर जनरेट होंगे, और जो उसकी ओनरशिप है नई यूनिट्स की, नई क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स की, वो कैसे डिटरमाइन होगी। तो ये जो कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी जनरेट करती है वो बताएगी। या तो लिमिटेड होगी क्रिप्टो करेंसी की, हाँ भाई हम इतनी जनरेट करेंगे जैसे बिटकॉइन है, या वो ये कह सकते हैं हाँ भाई हम और भी जनरेट कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई के बेस के, पर वो सर्कमस्टांसेस और ओनरशिप की जो क्राइटेरिया है वो कंपनी ही बताएगी। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई कि सिस्टम डिफाइंस वेदर न्यू क्रिप्टो करेंसी कैन बी क्रिएटेड। सिस्टम डिफाइन करेगा कि वो क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर चौथी आ जाती है कि ओनरशिप ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स कैन बी प्रूव्ड एक्सक्लूसिवली क्रिप्टोग्राफिकली। जैसा कि मैंने कहा था, जो ट्रांजैक्शन होगी, आपके पास क्रिप्टो करेंसी आएगी या आपसे क्रिप्टो करेंसी जाएगी, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वो सारा ओनरशिप है जो क्रिप्टो करेंसी की, वो डिजिटल सिस्टम में आपकी नोट डाउन हो जाएगी। क्रिप्टोग्राफिकली का मतलब है वो डिजिटल सिस्टम में आपकी नोट डाउन हो जाएगी। क्रिप्टो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है हिडन या सीक्रेट। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कोई सेंट्रल एजेंसी की नजर में वो नहीं है, वो हिडन है, वो सीक्रेट है, आपके और मेरे बीच में है बस, दो एंटिटी जो ट्रांजेक्शन करें उनके बीच में है बस, तो वो हिडन है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। जो इसका सिस्टम है, जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जो एंट्री रखता है ओनरशिप की, वो भी इसका हिडन है। तो ओनरशिप कैन बी प्रूव्ड एक्सक्लूसिवली क्रिप्टोग्राफिकली। सारी ओनरशिप डिटेल, सारी ट्रांजैक्शन डिटेल नोट होती हैं डिजिटल लेजर सिस्टम के अंदर। फिर द सिस्टम अलाउज ट्रांजैक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन विच ओनरशिप ऑफ यूनिट्स इज चेंज्ड। तो वही मैंने कहा कि सिस्टम में जब भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी एंट्री सिस्टम में अपने आप हो जाएगी। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट कैन ओनली बी इशूड बाय एन एंटिटी प्रूविंग द करंट ओनरशिप ऑफ द यूनिट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि सपोज करो हम चार बंदे हैं, ए बी सी डी, हम चार बंदे हैं, ठीक है। अब हम चारों के पास ट्रांजैक्शन करते करते कि ए ने पहले बी को क्रिप्टो करेंसी दी थी, बी ने सी को दी थी, सी ने डी को दी थी, तो हम चारों एक सिस्टम का हिस्सा हो चुके हैं, लेजर सिस्टम का हिस्सा हो चुके हैं, हमने आपस में ट्रेड किए हैं क्रिप्टो करेंसी। अब सपोज पांचवा बंदा आता है ई नाम से। अब ई बंदे को भी ट्रांजैक्शन करनी, ई बंदे को क्रिप्टो करेंसी चाहिए, या तो वो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, सी से ले सकता है, या डी से ले सकता है, ठीक है। पर कोई भी उसको दे, सपोज ए ने उसको ट्रांजैक्शन करना है, ए ने उसको क्रिप्टो करेंसी सप्लाई करनी है, तो वो जो एंट्री होगी, वो जो ट्रांजैक्शन होगी, वो सबको दिखाई देगी, चारों लोगों को वो ट्रांजैक्शन दिखाई देगी। हाँ भाई अब ए ने ई को 2 बिटकॉइन सप्लाई किए हैं, और उस एंट्री को मतलब फ्रूटफुल होने के लिए इन सब की, जिनके पास उस करेंसी की ओनरशिप है, उनका मतलब कंसेंट होना जरूरी है। ए बी सी डी उस लेजर सिस्टम में अगर हैं, तो उस ए बी सी डी का कंसेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो सारे एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर एक ने भी उसका कंसेंट नहीं दिया तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट कैन ओनली बी इशूड बाय एन एंटिटी प्रूविंग द करंट ओनरशिप ऑफ दिस यूनिट्स। इसका मतलब ए के पास वो बिटकॉइन होना चाहिए, तभी जाके उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। दूसरी बात, उस सिस्टम में फिर एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा जिससे वो ई भी आपके सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा। फिर उस सिस्टम में 5 एंटिटी हो जाएंगी, ए बी सी डी ई। आगे कोई छठी ट्रांजैक्शन होगी तब इन पांचों को वो ट्रांजैक्शन पता लगेगी। तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट कैन ओनली बी इशूड, उसी के थ्रू इशू हो सकती है जिसके पास की बिटकॉइन है। अब जिसके पास बिटकॉइन नहीं होंगे वो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को इशू नहीं कर सकता, ऑब्वियसली सही बात है, बट वो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पता सबको चलेगी जो भी उस सिस्टम का हिस्सा है। फिर छठी कंडीशन आती है कि अगर यदि दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर आपने सैंक्शन की हैं, सपोज कि ई को, ई बंदे को आपसे क्रिप्टो करेंसी चाहिए, तो ए ने भी ट्रांजैक्शन कर दी, बी ने भी ट्रांजैक्शन कर दी, पर ई को जो दो ट्रांजैक्शन हुई हैं फ्रूटफुल उसकी एक ही होगी। द सिस्टम परफॉर्म्ड एट मोस्ट वन ऑफ देम। दो या दो से ज्यादा अगर इंस्ट्रक्शन गई हैं सिस्टम में, लेकिन प्रोसेस उसकी एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलती से आपने किया और 4 क्रिप्टो करेंसी ई के खाते में चले गए, ऐसा नहीं होगा। उस सिस्टम के थ्रू कितनी आप इंस्ट्रक्शन दे दो, एट मोस्ट वन ऑफ देम इज ओनली प्रोसेस्ड। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई करेंसी
फुलफिल करती है तो हम उसे क्रिप्टो करेंसी का नाम देते हैं। जेन लेंस्की ने ये 6 क्राइटेरिया बताए हैं। अब जैसे क्वेश्चन में भी आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी पे, तो आप आराम से उसको जज कर सकते हो, हाँ भाई जिसमें ये 6 क्राइटेरिया हैं या जो चीज ये 6 अप्लाई हो रही है तो हम उसे क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। फिर ये देखिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिफरेंस दिखा रखा है। सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे आरबीआई होता है, आरबीआई एक्सचेंज कंट्रोल फंड्स, है ना। आरबीआई हमारे फंड्स को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को देखता है, मनी सप्लाई बढ़ानी है कम करनी है तो वो सारा सेंट्रलाइज्ड एजेंसी डिसाइड करती है। दूसरा नोट एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब जिसकी आइडेंटिटी रिवील्ड ना हुई हो, मतलब जो अज्ञात हो। एनोनिमस नहीं है, आरबीआई का फंक्शन सबको पता है, आरबीआई कैसे काम करता है या बैंक्स कैसे काम करते हैं, सबको उस चीज का पता है। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं सब पब्लिक डोमेन में है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर हैक्स एंड सर्वर डाउनटाउन का मतलब है जो भी सेंट्रलाइज एजेंसी हैं उनमें रिस्क रहता है हैकिंग का, कि भाई सबको पता है आरबीआई में पैसा रखा है, सबको पता है सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, इसमें फॉरेक्स रिजर्व होंगे, इसमें करेंसी होगी, या बैंक्स हैं उनमें पैसा होगा, डिपॉजिट होंगे, तो उसको हैक करने के चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि सबकी नजर उस पर रहती है। और इनका जो सिस्टम है वो भी हमें साउंड रखना पड़ता है ताकि हम हैकिंग से बचें, क्योंकि सबकी नजर रहती है कि भाई फंड है, किसी को भी चुराना होगा सीधा इन इंस्टीट्यूशन को टारगेट करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि यूजर कंट्रोल फंड्स, यहाँ पे तो सेंट्रल एजेंसी कंट्रोल कर रही है फंड्स को कि कैसे मनी सप्लाई करनी है, बढ़ानी है या कम करनी है। डिसेंट्रलाइज में यूजर कंट्रोल कर रहा है। मेरे पास 10 बिटकॉइन है, मैं कंट्रोल करूंगा कि भाई मेरे को उसमें से 2 देने हैं 3 देने हैं, उसमें कोई ये नहीं है। आपने देखा होगा कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे या वैसे भी एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट होती है कि हाँ भाई एक दिन में आप 40,000 रुपये निकाल सकते हैं ना। तो किसने डिसाइड किया, आरबीआई ने डिसाइड किया या बैंक ने डिसाइड किया। बट यहाँ डिसेंट्रलाइज में बिटकॉइन मेरे पास मान लो 50,000 बिटकॉइन है, मुझे 50 के 50,000 देने हैं तो वो मैं दे सकता हूँ, उस पर किसी का वो नहीं है कि भाई हाँ आप इतने नहीं दे सकते। तो यहाँ पे यूजर जो है जिसके पास करेंसी है वो अपने फंड को कंट्रोल करता है। दूसरा एनोनिमस होता है कि ये जैसे जो ये ट्रांजैक्शन प्लेस होती हैं, सपोज आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन प्लेस हुई, सिर्फ आपको पता है मुझे पता है और किसी को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, आरबीआई को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो और यही मेन कंसर्न है गवर्नमेंट का कि हाँ भाई पता ही नहीं लगता कि ट्रांजैक्शन जा कहाँ से कहाँ रही है। तो ये रिस्क हो सकता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग में इसका यूज हो सकता है, टेरर फंडिंग में इसका यूज हो सकता है, तो ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। इसलिए ये मेन कंसर्न है गवर्नमेंट का कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो है एनोनिमस है और ये हम अलाउ नहीं कर सकते। फिर तीसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम का पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें नो हैक्स, हैकिंग का खतरा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको पता ही नहीं होगा चीज़ों का कि हाँ भाई चीज़ें चल रही हैं ऐसी, तो वो हैक कहाँ से करेगा। बैंक का तो पता है हाँ भाई इसमें होगा पैसा, यहाँ से लूटेंगे तो पैसा मिल जाएगा, है ना। लेकिन डिसेंट्रलाइज का उन्हें नहीं पता कहाँ ट्रांजेक्शन जा रहा है कैसे जा रहा है, तो इसमें हैकिंग का खतरा नहीं रहता। तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क है, और क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है। फिर इंडिविजुअल कॉइन ओनरशिप रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन अ लेजर एग्जिस्टिंग इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास कॉइन है, मेरे पास कॉइन ओनरशिप है, तो मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ या थर्ड बंदे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो वो सिस्टम के अंदर अपने आप एंट्री उसकी हो जाएगी, और वो जो भी एंट्री है वो जितने भी पार्ट हैं उस सिस्टम के सबको वो ट्रांजैक्शन दिखाई देगी। फिर है फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी वाज डेवलप इन 2009। 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी जिसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन तो आपने बहुत ही फ्रिक्वेंटली सुना होगा बिटकॉइन का नाम, और वो सातोशी नाकामोटो ने इन्वेंट की थी। अब ये सातोशी नाकामोटो ने 2009 में क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट की थी, और अब ये बंदा कहाँ है किसी को नहीं पता। इंडियन एनोनिमस पर्सन, मेल है फीमेल है, इसकी नेशनलिटी क्या है किसी को नहीं पता, ये बंदा गायब हो चुका है। लेकिन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन के नाम से जानी जाती है वो 2009 में इस बंदे ने बनाई थी। अब देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन का मतलब महत्व आता कहाँ से, इंपॉर्टेंस कहाँ से आती है। इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ से आती है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या डिसेंट्रलाइज, इन पे आरबीआई की ऑथराइजेशन नहीं है, आरबीआई इनको कंट्रोल नहीं करती। तो अगर कोई भी इसमें मतलब कुछ भी चीज हो जाती है, कोई भी इसका मतलब कि
आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी हैक हो जाता है इसका। हैक इन द सेंस कि कोई क्रिप्टो करेंसी कहीं से कहीं जा रही है, कोई सेंट्रल एजेंसी तो है नहीं। सपोज करो आपके खाते में 10 बिटकॉइन है, कल को आप उठो और 5 मिले, तो आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? किसी को नहीं ठहरा सकते। आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, कल को 40,000 निकल जाए तो आप सीधा बैंक पे जाके उसका गला पकड़ सकते हो, हाँ भाई मेरे पैसे गए कहाँ। तो आपको दिखा सकता हाँ भाई सर आपके पैसे यहाँ गए वहाँ गए, या जो भी साइबर थेफ्ट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। पर बिटकॉइन के केस में अगर आपके चले भी गए तो आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो बिटकॉइन पे जब किसी का कंट्रोल नहीं है तो बिटकॉइन की सिक्योरिटी आती कहाँ से है? बिटकॉइन की सिक्योरिटी आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, सपोज कि ट्रांजैक्शन शुरू हुई, मैंने आपको एक बिटकॉइन एज ए ट्रांजैक्शन पूरी की, मैंने आपको बिटकॉइन दिया, तो वो एक ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक इन द सेंस जैसे हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं कि हाँ भाई ए बन, जैसे मिनी स्टेटमेंट में एंट्री है आपकी कि 8 तारीख को आपने 10,000 रुपये अपने भाई को दिए, वो एक एंट्री है। फिर दूसरी एंट्री आ जाती है कि आपने 5,000 रुपये उस बंदे को दिए, ऐसे एंट्री होती है मिनी स्टेटमेंट में या रजिस्टर में, किसी भी चीज में लगा लो। ऐसे ही ब्लॉकचेन होती है जो क्रिप्टोग्राफिकली हिडन है, वो जो लेजर सिस्टम है वो हिडन है, जो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही दिखेगा, वो और किसी को नहीं दिखेगा। मिनी स्टेटमेंट भी जैसे बैंक को दिखती है आपको दिखती है ना, लेकिन वो कोई भी अगर सिक्योरिटी इश्यू हो जाएगा तो मिनी स्टेटमेंट आपकी रिवील कर दी जा सकती है गवर्नमेंट को, बैंक आपकी मिनी स्टेटमेंट रिवील कर सकता है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये जो लेजर सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी का, ये कोई भी रिवील नहीं कर सकता, ये हिडन होता है। और इसमें ऐसे ही जैसे मिनी स्टेटमेंट में एंट्री होती है, ऐसे ब्लॉक बन जाता है कि ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन की, उसका एक ब्लॉक बन गया। फिर बी ने सी के साथ करी, उसका एक ब्लॉक बन गया। सी ने डी के साथ करी, उसका एक ब्लॉक बन गया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक हो जाती हैं इसका मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकती। चेंज नहीं हो सकती मतलब इनका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। सपोज 2009 में ट्रांजैक्शन शुरू हुई थी और आज 2021 आ गया है, 12 साल बाद भी उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई पहली ट्रांजैक्शन किस बंदे के थ्रू किसको दी गई थी। तो ये ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो उस सिस्टम में एंट्री के तौर पे जाती हैं और वो ब्लॉक हो जाती है, उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एक बार एंट्री हो गई आप उसे चेंज नहीं कर सकते, और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी का कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहले क्रिप्टो करेंसी की रेफरेंस में हमें पता चली थी, पर अब दिन भर दिन इसके और यूज भी सामने आते जा रहे हैं और गवर्नमेंट्स भी अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने लगे हैं। क्योंकि देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक बार एंट्री हो गई तो इससे करप्शन के चांस कितने कम हो सकते हैं कि हाँ भाई कोई लैंड रिकॉर्ड की ट्रेडिंग हो रही है, लैंड की ट्रेडिंग हो रही है कि भाई किसी ने किसी को जमीन दी, या पुराने रिकॉर्ड आजकल जैसे पुराने रजिस्टर में बनते थे उनके रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं कि भाई जमीन किसके नाम थी पहले। तो ब्लॉकचेन हो जाएगी तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्डेड रहेगी और उस प्रीवियस ट्रांजैक्शन को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो एक फेमस ट्वीट है जो वो सर्कुलेट हुआ था 2-3 साल पहले कि ब्लॉकचेन इज द आंसर, नाउ टेल मी द क्वेश्चन। इस चीज का मतलब है ब्लॉकचेन लगभग हर चीज का आंसर है, आप बस मुझे क्वेश्चन बता दो क्या है। तो अब हम देखते हैं ब्लॉकचेन ऐसी क्या चीज है कि भाई ये हर चीज का आंसर कैसे है। इट इज एन ऑनलाइन रजिस्ट्री ऑफ डिजिटली वेरीफाइड डीलिंग्स। रजिस्ट्री जैसे कि मिनी स्टेटमेंट मैंने आपको बताया बैंक की, आपने देखी होगी, है ना। तो या कोई रजिस्टर हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाते हैं, तो रजिस्टर में विजिटर्स की एंट्री होती है, वो एक फिजिकल एंट्री हो गई। मिनी स्टेटमेंट एक ऑनलाइन रजिस्ट्री हो गई। ऐसे ही ब्लॉकचेन एक ऑनलाइन रजिस्ट्री की फॉर्म है जिसमें देर आर डिजिटली वेरीफाइड डीलिंग्स, जो भी डीलिंग हुई है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो डिजिटली वेरीफाइड होंगी एंड विच आर इनकोडेड इन द ब्लॉक्स फॉर्म। जैसे मैंने ब्लॉक चेन में बताया कि उसका ब्लॉक हो जाता है, ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन की, वो उसका एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा, हाँ भाई इस ब्लॉक में इसकी इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई ए ने बी को 2 क्रिप्टो करेंसी दी। या किसी भी चीज में, लैंड में देख लो, ए ने बी के साथ लैंड ट्रेड की, अपनी जमीन बेची, तो उसका भी एंट्री उसमें हो जाएगी। कल को बी किसी के साथ ट्रेड करेगा, उसकी एंट्री हो जाएगी। तो ब्लॉक्स की फॉर्म में वो कंप्यूटर नेटवर्क में उसकी इंफॉर्मेशन सेव होती रहती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्री, ऑनलाइन फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहेगी। दिस टेक्नोलॉजी गवर्न द क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी को यही टेक्नोलॉजी गवर्न करती है। अब ये देखिए इंफोग्राफिक्स से कि हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड,
बी ने ए से कहा कि भाई मुझे बिटकॉइन चाहिए, तो वो एक ट्रांजैक्शन उसने रिक्वेस्ट की है। सेकंड में अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। अब बी ने ए से कहा है मुझे बिटकॉइन चाहिए, अब उस ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा। हाँ भाई, ये जो ट्रांजैक्शन ए ने बी को दिया है, ए ने बी को 2 बिटकॉइन दिए हैं, तो उसका ब्लॉक तैयार हो जाएगा। इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई ए ने बी को 2 बिटकॉइन दिए हैं। द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। एवरी नोड का मतलब है, सपोज ए ने बी के साथ ट्रांजेक्शन की है, पर पहले ही उस सिस्टम में 4 बंदे और हैं। ए को भी किसी ने दिया होगा, और जिसने ए को दिया होगा उसको भी किसी ने दिया होगा। तो ऐसे शुरू से ही नोड बनते आ रहे हैं, ब्लॉक्स बनते आ रहे हैं, जो जब भी ट्रांजैक्शन होती है। अब जब ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, तो ये ट्रांजैक्शन सबको पता लगेगी, जितने भी नोड हैं, जितने भी पहले के पार्टिसिपेंट है, सबको ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि हाँ भाई ए एंड बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। अब जो भी नोड है वो इसको वैलिडेट करते हैं कि भाई सबके पास इंफॉर्मेशन गई कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये ट्रांजैक्शन हो रही है, सब इसको एग्री करेंगे, हाँ भाई ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाएगी। अगर वो इसको नहीं सैंक्शन करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट नहीं होगी। जैसे हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं आजकल बिटकॉइन की, तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं, सबके पास जाते हैं कि हाँ भाई इतनी ट्रांजैक्शन हुई हैं और इतनी हो रही हैं एट द प्रेजेंट टाइम। तो ये जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो अपने आप इन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, वो उनका सिस्टम अलग है, वो कैसे करते हैं। बट हाँ, सब नोड्स को अपने वैलिडेट करनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन, जब जाके वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगी। सपोज 4 पार्टिसिपेंट है या 6 पार्टिसिपेंट है, सबको ये कंसेंट देना होगा, हाँ कि भाई ए बी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाएगी। फिर नोड्स रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क। अब जिन जिन बंदों ने ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट की है, उनको उस चीज के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड एज इन कि उन्होंने प्रूफ दिया है कि हाँ भाई तुम इस ट्रांजैक्शन को फ्रूटफुली वैलिडेट कर सकते हो, कि हमने अपना कंसेंट दे दिया। अब ये जो रिवॉर्ड होते हैं ना, नोड रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, कि मान लो आपने सैंक्शन दिया है, कोई रिवॉर्ड ऐसा नहीं है कि आपको 2 बिटकॉइन मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, वो बहुत पॉइंटों में बहुत ही कम रिवॉर्ड होते हैं, बट हाँ होते हैं। जैसे बिटकॉइन माइनिंग का कंसेप्ट होता है, ऐसे छोटे मोटे रिवॉर्ड होते हैं। देन द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। अब ए और बी के ट्रांजेक्शन का जो नया ब्लॉक है, वो आपके उन नोड्स के साथ जुड़ जाएगा। सपोज पहले 5 बंदे पार्टिसिपेंट थे, अब 6 हो गए हैं, तो वो छठा ब्लॉक आपके उस सिस्टम में जुड़ जाएगा और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बी के पास 2 बिटकॉइन आ जाएंगे जो ए ने सैंक्शन किए थे। तो ऐसे पूरी ब्लॉकचेन काम करती है। ऐसे ही अगर कोई लैंड ट्रांजेक्शन होगा, वो भी ऐसे ही चलेगा। लैंड ट्रांजेक्शन होगा, लैंड की रिक्वेस्ट होगी, फिर ब्लॉक क्रिएट होगा, जो पहले उसके पार्टिसिपेंट है उन सबको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, फिर वो अपना सैंक्शन देंगे, फिर ब्लॉक क्रिएट होगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो रिवॉर्ड वाला सिस्टम है, ये इन्होंने दिखा रखा है, पर जनरली आजकल नहीं होता। ये शुरू में जब चालू हुई थी क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी, जब होता होगा, बट आजकल इतना नहीं है वो। तो ऐसे ब्लॉकचेन काम करती है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है बेसिक ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल बड़ा ही मतलब प्रमोट कर रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए हर चीज के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लॉकचेन इज द आंसर, नाउ टेल मी द क्वेश्चन। तो हर चीज का आंसर है ये। अब इसके कुछ पोटेंशियल यूजेस हम देखते हैं कि क्या क्या है। एक तो पोटेंशियल ऑप्टिमाइजिंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। जैसे पीडीएस में हमने देखा है कि फेक राशन कार्ड होते हैं, लीकेज बहुत होती है बेनिफिट्स की। आधार कार्ड सरकार ने इसीलिए चलाया कि प्रॉपर टारगेटिंग हो सके पब्लिक सर्विसेज की, और करप्शन रिड्यूस हो सके। तो देखो ब्लॉकचेन कितना महत्वपूर्ण है कि आपका रिकॉर्ड है उस लेजर के अंदर कि हाँ भाई इस बंदे की ये आइडेंटिटी है, ये इतना गरीब है, इसको पीडीएस के थ्रू इतना राशन दिया जाना है, वो सिस्टम में पहले ही है। आपको कोई आइडेंटिटी रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मुझे आधार कार्ड दिखाना है, कुछ दिखाना है, आपकी एंट्री पहले ही उसके अंदर है। तो ये एक तो करप्शन को रिड्यूस करेगा और पब्लिक सर्विसेज को अच्छे से टारगेट करेगा। दूसरा, जनरेट्स अ प्रोफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डेटाबेस दैट इज टेम्पर प्रूफ। एक तो ये टेम्पर प्रूफ है, इसके साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं कर सकता। फिजिकल जो रिकॉर्ड होते हैं, जैसे फेक आधार कार्ड का इशू बहुत आता है, फेक राशन कार्ड का, घोस्ट बेनिफिशियरीज का बहुत ही चलन होता है कि पहले राशन कार्ड फेक बनवा दिए जाते थे, आदमी मर चुका होता था लेकिन उसके राशन कार्ड पे राशन लिया जाता था।
तो जो ये लेजर सिस्टम है बिटकॉइन का, इसमें डेटाबेस पहले ही तैयार होगा। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्योंकि कागज नहीं खर्च होगा, ऑनलाइन होगा सारा सिस्टम, और ये टेम्पर प्रूफ होगा। इसके साथ टेम्परिंग करना बहुत ही मुश्किल है बजाय कि फिजिकल एसेट के। राशन कार्ड के साथ टेम्परिंग करना आसान है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग करना काफ़ी मुश्किल है, और ब्लॉकचेन के साथ तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। आपका जो ट्रांजैक्शन हो गया, जो रिकॉर्ड हो गया, उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। फिर हेल्प्स इन कीपिंग अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली जो भी राशन जहां जा रहा है या जो भी सर्विस जहां जा रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी उस ट्रांजैक्शन के थ्रू उस सिस्टम में अपने आप मिल जाएगी कि हाँ भाई, इस शाम बंदे को हमने 5 किलो चावल दिया था, कल को ये ना कहे कि मुझे मिला नहीं है, क्योंकि उसमें सारी ट्रांजेक्शन होंगी और जो भी उसकी अथॉरिटी है वो काउंटेबल होगी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन गई हैं। अब गवर्नमेंट उसको देख सकती है कि हाँ भाई इतना राशन हमने भेजा था और इतना का इतना सैंक्शन हो चुका है, कोई भी बचा नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करेगा। फिर रिड्यूस थ्रेट ऑफ साइबर मालवेयर्स एंड एनहांसमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी प्रमोट होगी। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो ऑनलाइन बैंकों की साइटें हैं या मिनिस्ट्री की साइटें हैं, वो कई बार हैक हो जाती हैं। पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें जैसा कि बताया कि एक बार ट्रांजैक्शन होगी आपकी तो उसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल है। तो वो साइबर सिक्योरिटी को भी प्रमोट करेगा, मालवेयर्स को रिड्यूस करेगा। तो ये सब चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगी, ब्लॉकचेन की जो भी चीज़ें हैं, और इसलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है। अब ये ब्लॉकचेन का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बैंक से रिलेटेड दिखाया। अब बैंक से रिलेटेड कैसे है कि जैसे नीचे आप देख रहे हो, ये एक बंदा है, बॉटम में आप देखोगे तो इसने अपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए ब्लॉकचेन के अंदर, कि आपने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए ब्लॉकचेन के अंदर, वो परमानेंट हो गए, वो चले गए। ठीक है। अब वो जो कस्टमर इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी, वो बैंक में जाएगी। बैंक में जाएगी, बैंक से अगर कोई भी इंटर बैंक कम्युनिकेशन होगा तो वो भी स्टोर होगा उस सिस्टम के अंदर। इंट्रा बैंक कम्युनिकेशन होगा। इंट्रा बैंक कैसे कि आपको पैसे निकालने हैं बैंक से, और इंटर बैंक कैसे कि आपको एक अकाउंट से दूसरे किसी बैंक में पैसे भेजने हैं, तो वो सारी ट्रांजैक्शन नोट हो जाएंगी। तो डिफरेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट्स कैन इजीली एक्सेस योर केवाईसी। जैसे कि आपको इंटर बैंक कम्युनिकेशन करना है कि मेरा अकाउंट एसबीआई का है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है, अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी है तो वो इजीली देख सकता है मेरी केवाईसी डिटेल कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ या मेरे पैसा कहाँ से आया, सब चीज़ों की उसके पास नॉलेज होगी क्योंकि मैंने केवाईसी करवा रखी है। अब मैंने एसबीआई में केवाईसी करवा रखी है, जरूरी नहीं है कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जाके अलग से केवाईसी करवाऊँ। वो इंटर बैंक कम्युनिकेशन के दौरान जो ब्लॉकचेन में मेरी केवाईसी अपलोडेड है उसको एक्सेस कर सकती है, उसके थ्रू देख सकते हैं कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है, इसकी कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इस केवाईसी के थ्रू ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती जाएगी और हर चीज़ की वेरिफिकेशन हो सकती है, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है। जैसा कि नीरव मोदी के स्कैम में जनरली ये देखा गया था कि उसकी जो एंट्री नहीं थी, मतलब ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं थी, उसने स्विफ्ट सिस्टम को मतलब ओवरलैप किया, या जो बैंक था पीएनबी का लैकुना रहा कि उनका जो इंटर बैंक कम्युनिकेशन था वो ठीक नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के थ्रू रिजोल्व हो सकती है क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो स्किप नहीं हो सकती, वो उसकी ब्लॉकचेन में एंट्री होगी होगी, और उसको कोई ऑल्टर भी नहीं कर सकता। कल को अगर आपको फ्रॉड देखना है कि हाँ भाई ये कैसे हुआ है, तो सीधा ब्लॉकचेन में आप जाओगे, सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ गई है और कैसे गई है। और इसका एक और चीज़ है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सिर्फ एक बैंक की नज़र नहीं रहेगी, जितने भी पार्टिसिपेंट है, जैसे स्विफ्ट सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसकी नज़र रहेगी कि हाँ भाई कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे गई है। तो जो भी सारे पार्टिसिपेंट है सबकी उसमें नज़र रहेगी। तो ये ब्लॉकचेन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हो सबको पता रहता है और इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ब्लॉकचेन के ये तो कुछ यूज़ मैंने आपको बैंकिंग में बताया, एडमिनिस्ट्रेशन में बताया, और भी चीज़ों में बहुत यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखने के लिए, स्कूल में सपोज बच्चे जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कि परफॉर्मेंस कैसी है, 6 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कैसी परफॉर्मेंस थी, तो सारे रिकॉर्ड आपके पास हैं और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकते। तो इसलिए ब्लॉकचेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी मैंने जैसे आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के। तो ये करंट अफेयर्स का इश्यू और ड्राफ्ट बिल भी आने वाला है, तो आप इस पे ज़रा न्यूज़पेपर में भी नज़र रखना। तो ये आज हमारा थोड़ा करंट अफेयर का टॉपिक था। तो नाउ इट्स ऑल।
तो इसको रिवाइज जरूर करना और आप एंड इसके कंसेप्ट को जरूर समझना। हो सके तो यूट्यूब पे एक आधी वीडियो भी देख लेना ब्लॉकचेन, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे ब्लॉक क्रिएट होता है और कैसे उसकी एंट्री हो जाती है। तो दैट्स इट, थैंक यू, गुड नाइट।